हे यू गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप एवरीबडी इज़ ग्रेट, स्टेइंग सेफ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। सो दिस इज़ रुचिका एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नया चैप्टर 6 प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इससे पहले हम ऑलरेडी 5 चैप्टर्स फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ कवर कर चुके हैं, और अगर आपने वो चैप्टर्स की वीडियोज़ नहीं देखे हैं या फिर आप उनका रिविजन करना चाहते हो तो आप उनको जल्दी से एक्सेस कर सकते हो बाय clicking on the link given in the description box or clicking on the I button. So without any further ado, let's start learning. सबसे पहले हम समझते हैं कि जो हमारा टाइटल है मतलब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसका मतलब क्या होता है, तभी तो हम समझेंगे ना इस पूरे चैप्टर में है क्या, हमें पढ़ना क्या है। तो देखो, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब आप ऐसे समझ सकते हो। हम शुरुआत करते हैं हमारे 5th चैप्टर से, थ्योरी ऑफ डिमांड। उसमें हमने 2 चीज़ें पढ़ी थी, आपको याद हो तो, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड और दूसरा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो कमोडिटी का ओन प्राइस होता है उसके चेंज होने की वजह से डिमांड पे क्या फ़र्क पड़ता है। अगर ओन प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। अगर ओन प्राइस डिक्रीज होता है तो डिमांड क्या होती है, एक्सटेंड हो जाती है। ये मैंने आपको पढ़ाया था। इसके हमने ग्राफ्स भी देखे थे। उसमें हमने क्या देखा था कि अगर एक्सटेंशन होता है तो क्या होता है, डिमांड के एक्सटेंशन के टाइम डाउनवर्ड मूवमेंट होता है और डिमांड के कॉन्ट्रैक्शन के टाइम अपवर्ड मूवमेंट होता है। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट में हमने सिर्फ डायरेक्शन की बात करी थी कि जो हमारी डिमांड में चेंज आ रहा है उसका डायरेक्शन क्या है, किस डायरेक्शन में वो चेंज हो रही है, अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है या डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है। ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी, पर कहीं भी हमने डिग्री की बात नहीं करी थी। डिग्री क्या होता है कि कितना चेंज हो रहा है, हमने ये तो पता कर लिया चेंज हो रहा है, किस डायरेक्शन में हो रहा है, कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, डिमांड बढ़ रही है या कम हो रही है, पर कितनी बढ़ रही है और कितनी कम हो रही है ये कहीं भी हमने नहीं पढ़ा था, है ना। इसी को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और कैसे हमने पता करना है कि कितनी बढ़ रही है कितनी कम हो रही है, वो जो अमाउंट हमको कैलकुलेट करना है वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में सीखेंगे। तो आई होप आपको अब समझ आया होगा कि इस चैप्टर में हमने पढ़ना क्या है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमको ये पता चलेगा कि किसी भी प्राइस कमोडिटी के प्राइस में जो चेंजेस आते हैं उसकी वजह से जो डिमांड चेंज होती है उसकी डिग्री क्या है। डायरेक्शन हम कवर कर चुके हैं 5th चैप्टर में, इसमें हम पढ़ेंगे कि वो डिग्री क्या है। तो एक बार हम अब डेफिनेशन पर नज़र डाल लेते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, इट इज अ मेजरमेंट ऑफ द डिग्री ऑफ चेंज इन द डिमांड बिकॉज ऑफ द चेंज इन द ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी के खुद के प्राइस में जब चेंज आता है तो उससे जो डिमांड चेंज हो रही है उसकी डिग्री का मेजरमेंट, उस अमाउंट का, जितना चेंज आ रहा है उस अमाउंट का मेजरमेंट हम किससे करते हैं, उसको हम बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। समझ आया। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है कि इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ चेंज इन द डिमांड ड्यू टू द चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। यहाँ तक की बात खत्म हुई। अब हम मेजर कैसे करेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे पता चलेगा कितनी डिमांड कम हुई कितनी ज़्यादा हुई। तो उसके लिए आपके पास एक मेथड है, ठीक है। ये आपने पूरे आपके आई गेस सिलेबस में यही एक मेथड है। उस मेथड का नाम क्या है, परसेंटेज चेंज मेथड, ठीक है। बहुत ही बेसिक और बहुत ही इजी मेथड है और इस पे बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, वो भी मैं यहाँ पर प्रैक्टिस कराऊंगी। तो आपने ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझना है। परसेंटेज चेंज मेथड के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। सबसे पहले एक तो ये क्या है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड है, ठीक है। सबसे ज़्यादा यही यूज़ होता है क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी आती है और सबसे ज़्यादा रिलायबल ये माना जाता है, ठीक। अब नेक्स्ट क्या है, इसे हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये है क्या चीज़। तो अगर आपको पूछते हैं कि परसेंटेज चेंज मेथड क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय परसेंटेज चेंज मेथड ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो आपको क्या लिखना है, इट इज़ द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड। मैं यहाँ पे शॉर्ट में क्वांटिटी डिमांडेड को ऐसे लिख रही हूँ, टू द परसेंटेज चेंज in the own price of commodity, in the own price of good, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमको क्वांटिटी डिमांडेड में जो परसेंटेज चेंज हो रहा है, चेंज नहीं परसेंटेज चेंज निकालना पड़ेगा। फिर हमको प्राइस में जो परसेंटेज चेंज हो रहा है वो निकालना पड़ेगा, दोनों का रेशियो निकालना पड़ेगा। उससे आएगा हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उससे हमको पता चलेगा अच्छा डिमांड इतनी बढ़ रही है या फिर इतनी कम हो रही है, ठीक है। यहाँ तक की बात क्लियर हुई। तो अब इसका फॉर्मूला अगर हम पूछें, फॉर्मूला क्या होगा, जो अभी हमने ये जो 2 लाइन आपको दिख रही है इतनी बड़ी बड़ी, वही फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या होगा,
यहाँ पर लिख सकते हैं ED, इसको एक तो हम ED से डिनोट करते हैं, ये आपने याद रखना है। ED मतलब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, या फिर सिर्फ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी हम इसको बोल सकते हैं। तो हम इसको ED से लिखते हैं, डिनोट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर ऊपर हम, किसका रेशियो है, परसेंटेज चेंज ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड, और किसका रेशियो है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। और यहाँ पर साथ में आपने क्या करना है, नेगेटिव साइन ज़रूर लगाना है, नेगेटिव साइन ज़रूर लगाना है। उसका रीज़न आपको अभी आगे पता चलेगा। अभी के लिए आप ये फॉर्मूला लर्न रखो, आप डेफिनेशन ही लर्न कर लो। ये क्या है, इट इज़ द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू द परसेंटेज चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। वही डेफिनेशन को छाप के आप फॉर्मूले के मतलब फॉर्म में लिख दो। क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और साथ में नेगेटिव साइन लगाना बिल्कुल नहीं भूलना है। ये मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका रेलिवेंस क्या है, यहाँ पर हमें क्यों लगाना माइनस का साइन, ये मैं आपको बाद में बताऊँगी, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कहानी क्लियर हो गई होगी। अब ये तो हमने ना थोड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखा हुआ है। अब इस फॉर्मूले को हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेते हैं। तो चलो जल्दी से अब क्या करते हैं, सबसे पहले आपने ये जानना है कि परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं। देखो, अगर किसी भी चीज़ में चेंज आता है, जैसे कि मैं आपको बताऊं, सपोज़ आपके मार्क्स पहले 20 थे, ठीक है, फिर आपने क्या किया, बहुत सारी पढ़ाई करी है, कुछ भी किया, तो आपके मार्क्स कितने हो गए, 24 हो गए, ठीक है। 20 में से 20 की जगह 24 आए, ये हैं आउट ऑफ 25, ठीक है। 25 में से पहले 20 आ रहे थे, फिर आपके 25 में से 24 आ गए, तो कितने का चेंज आया, 4 मार्क्स का चेंज आ गया, 4 मार्क्स का इंक्रीज़ हो गया। तो ये क्या है, सिर्फ चेंज है, मतलब परसेंटेज चेंज नहीं है। इसी का आप अगर परसेंटेज चेंज निकालना चाहो तो आप कैसे निकालोगे, जो हमारा इनिशियल होता है, जो फाइनल होता है, पहले हम वो लिखेंगे, फाइनल में से इनिशियल को माइनस करेंगे। इनिशियल हमारे मार्क्स कितने थे, इनिशियल हमारे मार्क्स थे 20, फाइनल हमारे मार्क्स थे 24। तो फाइनल में से इनिशियल को माइनस करना है आपको, ठीक है। फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय इनिशियल। और अब हम क्या निकाल रहे हैं, परसेंटेज को निकालने के लिए क्या करते हैं, हमेशा 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आ जाएगा आपका परसेंटेज चेंज इन मार्क्स, मतलब आपके मार्क्स में कितना परसेंट चेंज आया है। तो कैसे होगा, 24 माइनस 20, यहाँ पे लिख देंगे 24 माइनस 20 अपॉन इनिशियल क्या है हमारा 20 इंटू 100, ठीक है। ये क्या हो गया, 4/20 इंटू 100, तो क्या आएगा, कैलकुलेट करके 20% आ जाएगा, ठीक है, 20% आ जाएगा। अब इस 20% का मतलब क्या है कि आपके मार्क्स में 20% की बढ़ोतरी हो गई। आपके जो मार्क्स इंक्रीज़ हुए हैं ना, 20% मार्क्स आपके इंक्रीज़ हो चुके हैं। तो इस तरीके से हम क्या कैलकुलेट करते हैं, हमारा परसेंटेज चेंज किसी भी चीज़ में। तो अब हमने इसमें यही चीज़ हमको इस फॉर्मूले को डिराइव करने में यूज़ करनी है। ये वाला जो कॉन्सेप्ट अभी आपने समझा, यही हम किस में यूज़ करेंगे, इस फॉर्मूले को डिराइव करने में। पहले हमें क्या करना है, परसेंटेज चेंज ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड, ये निकालना है। फिर हम क्या करेंगे, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, हमको वो निकालना है, दोनों का रेशियो ले लेंगे, ठीक। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे मान लेते हैं कि पहले जो इनिशियल प्राइस था, ठीक है, इनिशियल प्राइस है यहाँ पर, इनिशियल प्राइस वो क्या है, P है, ठीक है। फाइनल प्राइस कितना है, फाइनल प्राइस हम मान लेते हैं T1 है। इसी तरह हम इनिशियल क्वांटिटी मान लेते हैं, इनिशियल क्वांटिटी कितनी है, वो भी Q है। और फिर हमारी जो फाइनल क्वांटिटी है, फाइनल क्वांटिटी जो आएगी, फाइनल मतलब जो चेंज होकर आएगी एक तरह से, तो वो क्या हो जाएगी, Q1 हो जाएगी। ये चारों चीज़ें हमारे पास हमने एज्यूम कर ली हैं, इन्हीं की मतलब हेल्प से हम इसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे। फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, परसेंटेज चेंज ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड। मैंने आपको क्या बताया था, फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल। फाइनल क्या है, फाइनल क्वांटिटी Q1 माइनस इनिशियल क्या है Q अपॉन क्या करना होता है, फाइनल इनिशियल, तो यानी कि Q हो जाएगा, ठीक है। इसका हमको परसेंटेज चेंज निकालना है, तो ये हो जाएगा 100। पूरे से डिवाइड कर देंगे क्योंकि हमें इसके नीचे परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालना है। क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, P1 माइनस P, ठीक है, P1 माइनस P डिवाइड बाय इनिशियल यानी कि P इंटू 100। यहाँ तक की कहानी समझ आ गई। ये पूरा किसके बराबर है, ये हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, ED यानी कि हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और इसके आगे हमने क्या करना है, नेगेटिव साइन भी लगाना है, ये कभी नहीं भूलना है, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, देखो ये 100 से 100 तो कैंसिल हो गया, ठीक है।
बचा क्या, ये 4 चीज़ें बची। तो क्या बचा यहाँ पर, सबसे पहले तो हमारा Q1 माइनस Q अपॉन Q डिवाइड बाय P1 माइनस P अपॉन P, ये सारी चीज़ें बची। यहाँ तक समझ आ गया। अब आपको पता होगा, इतनी बेसिक मैथमेटिकल आपने कैलकुलेशंस तो पढ़ी होंगी कि ये वाला जो क्या कहते हैं डिनोमिनेटर होता है वो सबसे ऊपर जाता है और ये जो न्यूमरेटर होता है ये इधर जाता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, सिंप्लीफाई अगर हम करें तो Q1 माइनस Q अपॉन Q, अच्छा ऐसे करके लिख देते हैं, Q इंटू P अपॉन P1 माइनस P। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। ये तो बहुत ही ईजी था। अब ये जो Q1 माइनस Q है और P1 माइनस P है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं Q1 माइनस Q हो गया डेल्टा Q, मतलब कितना चेंज आया, डेल्टा का मतलब ही चेंज होता है, तो इतना चेंज आया है, डिवाइड बाय Q इंटू P अपॉन, इसी तरह इसको डेल्टा P लिख सकते हैं और यहाँ पर माइनस का साइन। और अगर हम इसको और अब सिंप्लीफाई कर दें, मतलब इजी कर दें थोड़ा सा, तो क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूला, फाइनल फॉर्मूला P अपॉन Q इंटू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P। ठीक है, और ये बाहर माइनस का आपका साइन, तो ये हो जाएगा आपका फाइनल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला। तो अब आपको आई होप समझ आ गया होगा करना क्या है। दोनों का जो प्राइस है इनिशियल, दोनों की जो इनिशियल क्वांटिटीज़ हैं, इनिशियल क्या कहते हैं आपकी डिजिट्स हैं, मतलब इनिशियल प्राइस को डिवाइड करना है इनिशियल क्वांटिटी से, फिर चेंज जितना आया है क्वांटिटी में, क्वांटिटी इसमें ऊपर लेनी है चेंज में और इसमें प्राइस नीचे लेना है चेंज में। इन चारों का ये जो कैलकुलेशन करके आंसर आएगा वो आपका कहलाएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो एक बार और आप समझ लो क्या होता है, जल्दी से हम रिकैपिचुलेट कर लेते हैं क्या होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये वो डिग्री है या फिर वो मेजरमेंट है जो हमें क्या बताता है कि द डिग्री ऑफ चेंज इन द डिमांड ड्यू टू द चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। इसको निकालने का एक तरीका होता है, इसे हम बोलते हैं परसेंटेज चेंज मेथड। ये ज़्यादातर यूज़ होने वाला मेथड है। क्यों है? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देता है, साथ ही साथ ये रिलायबल होता है। और ये होता क्या है परसेंटेज चेंज मेथड? ये एक रेशियो है ऑफ परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड टू द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। सेकेंडली हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर हम फॉर्मूले की तरह लिखना चाहें तो माइनस के साइन के साथ परसेंटेज चेंज ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यहाँ तक क्लियर हो गई बात। फिर हमने इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली हमने डिराइव किया। कैसे डिराइव किया, परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला भी मैं साथ में लिख देती हूँ साइड में, आप लोग नोट कर लेना। किसी भी चीज़ का परसेंटेज चेंज निकालना हो तो क्या करते हैं हम, फाइनल माइनस इनिशियल क्वांटिटी अपॉन इनिशियल इनटू 100। तो हमने यही किया। फाइनल क्या है Q1 और फाइनल प्राइस कितना है P1। इसी तरह से हमने क्या किया, Q1 माइनस Q अपॉन Q इंटू 100, और इसी तरीके से हमने सॉल्व करके सारी चीज़ें यहाँ तक आ गई। और ये है आपका फाइनल फॉर्मूला जो आपको याद रखना है। ये चीज़ें भी याद रखने वाली है क्योंकि आपको डेरिवेशन भी आ सकता है कि कैसे डिराइव हुआ, पर ये आपको ज़रूर याद रखना है क्योंकि इसी के थ्रू आप सारे न्यूमेरिकल्स, आगे जो क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस कराऊंगी आपके एग्जाम में आएंगे, आप स्कूल में करोगे, वो सारी चीज़ें इसी फॉर्मूले के थ्रू ही आप समझ पाओगे। तो आई होप आपको यहाँ तक की चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पर। अब हम इसी फॉर्मूले से रिलेटेड ना 2 एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, जिससे कि आपका जितना भी दिमाग में भी खिचड़ी पक रही है ना वो सारी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं हमारे न्यूमेरिकल्स। अब हम 2 न्यूमेरिकल्स करते हैं इसी फॉर्मूले से रिलेटेड, जिससे आपको इस फॉर्मूले की ना और क्लैरिटी हो जाएगी। तो सबसे पहले तो जल्दी से फॉर्मूला लिख लेते हैं दोबारा से। फॉर्मूला क्या था, दोबारा से एक बार मेरे साथ रिपीट करो। फॉर्मूला क्या है, ED इज इक्वल्स टू माइनस P अपॉन Q इंटू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P। ठीक है, ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है टू कैलकुलेट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब हमारे 2 न्यूमेरिकल्स क्या हैं, देखो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि कोई एक कमोडिटी है, सपोज़ कोई एक चॉकलेट है। ठीक है, हम बात किसकी कर रहे हैं, चॉकलेट की बात कर रहे हैं, राइट। अब चॉकलेट के केस में क्या हुआ, यहाँ पर हम उसका प्राइस लिख लेते हैं, यहाँ पर हम उसकी क्वांटिटीज़ लिखेंगे। ठीक है, ये हो गए 2 कॉलम्स और 2 रोज़। अब हम क्या करेंगे, देखो कि जब उसका प्राइस 4 रुपये था, ठीक है 4 रुपये था, तब क्या होता था कि उस चॉकलेट की सिर्फ एक ही क्वांटिटी डिमांडेड थी, मतलब एक ही क्वांटिटी हम लोग डिमांड कर रहे थे। जब उसका प्राइस कम हो गया, यानी कि 2 रुपये रह गया, तो हम क्या कर रहे हैं, उसकी 4 क्वांटिटीज़ खरीद रहे हैं। इसमें क्या हुआ है, प्राइस में फॉल हुआ है, और क्वांटिटी में क्या हुआ है,
इंक्रीज़ हो गया है, ठीक है, यहाँ पर ये क्वांटिटी इंक्रीज़ हो गई है। अब हमको इस केस में निकालना है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी होगी। अब हम क्या करते हैं, जल्दी से सबसे पहले लिख लेते हैं, हमारा फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, हम डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट करेंगे यहाँ से देख करके। ठीक, क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपनी जो भी हमारे नोटेशंस हैं उन्हें लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारा क्या है कि P1 नहीं, सबसे पहले हमारा P है। P क्या है, इनिशियल प्राइस। इनिशियल प्राइस कितना है, 4 रुपीज़, ठीक है। फिर क्या है हमारा P1 मतलब फाइनल प्राइस या न्यू प्राइस, वो कितना है 2 रुपीज़। तो इससे हमारा क्या आ जाएगा, इससे एक चीज़ हमारी निकल के आ सकती है कि डेल्टा P कितना हुआ, मतलब प्राइस में चेंज कितना हुआ। अब वो कैसे निकालेंगे हम, 2 - 4, मैंने क्या बताया था, P1 - P, यानी कि 2 - 4, तो ये क्या आ जाएगा माइनस का 2, ये क्या आ गया हमारा डेल्टा P आया है, सिर्फ डेल्टा P। इसी तरह से हम लिख लेते हैं, ये हमारा Q क्या है, पहले 1 है, फिर Q1 क्या है, फिर 4 है, तो हमारा जो डेल्टा Q आएगा यानी कि 4 - 1 वो क्या आ जाएगा 3। यहाँ तक की बात बहुत क्लियर थी, समझ आ गया। अब हम जल्दी से सारी चीज़ों को ना इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, सारी वैल्यूज़ को। तो यहाँ से हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी आ जाएगी, माइनस का साइन बाहर है, ये P/Q क्या है 4/1, तो ये हो गया 4/1 इंटू आपका क्या है डेल्टा Q/डेल्टा P। डेल्टा Q क्या है 3, डेल्टा P क्या है आपका माइनस का 2, ठीक है। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स, यहाँ पर ऊपर 2 बचा, 2 3 = 6। अब माइनस का साइन क्यों नहीं आएगा, क्योंकि माइनस का ये वाला साइन इससे कैंसिल हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिवीजन करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 6 आएगा। यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारी क्या आ गई, +6, पॉजिटिव 6। यहाँ तक समझ आया। अब ये जो हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, देखो दूसरा एग्जाम्पल और देख लेते हैं तुरंत, फिर आपको मैं असली जो मुझे बात समझानी है ना वो मैं बताऊँगी। क्वेश्चन 2 क्या है, सपोज़ अब हम बात कर रहे हैं साइकिल्स की, ठीक है, साइकिल्स की बात कर रहे हैं। पहले हम किसकी बात कर रहे थे, चॉकलेट्स की बात कर रहे थे। अब साइकिल्स के केस में क्या हुआ कि ये जो हमारी डिमांड है ये कैसे चेंज हुई, प्राइस में कैसे चेंज आया। सबसे पहले हमारा प्राइस था 5 रुपीज़, ठीक है, 5 रुपीज़ था। तो क्वांटिटी कितनी हम डिमांड कर रहे थे, 12 क्वांटिटीज़ डिमांड कर रहे थे। 12 नहीं, या फिर हम 20 लिख लेते हैं, 20 क्वांटिटीज़ हम लोग डिमांड कर रहे थे, 20 क्वांटिटीज़ डिमांड में थी। फिर जैसे ही प्राइस क्या हुआ, बढ़ गया, यानी कि 7 रुपये हो गया। तो 7 रुपये में हम कितनी कर रहे हैं, क्वांटिटी कम हो जाएंगी, तो सपोज़ हम 12 कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया आपका इसका एक टेबल स्केड्यूल हो गया, ठीक है, डिमांड स्केड्यूल। अब हम इसकी फटाफट से लिख लेते हैं, नोटेशंस क्या है हमारा, P क्या है यहाँ पर 5 रुपीज़, P1 क्या है 7 रुपीज़। तो इससे हमारा क्या निकल के आ जाएगा, डेल्टा P मतलब P1 - P, यानी कि 7 - 5 = 2। इसी तरह से हमारा क्या कहते हैं, यहाँ पर हम साइड में कर लेते हैं, Q क्या है हमारा 20, Q1 है 12, तो हमारा डेल्टा Q क्या हो जाएगा 12 - 20 मतलब माइनस का 8, ठीक है। अब हम फटाफट से फॉर्मूले में पुट कर देते हैं सारी चीज़ें। ED मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड = नेगेटिव साइन के साथ P/Q यानी कि 5/20 इंटू डेल्टा Q/डेल्टा P मतलब -8/2। ये हमको कैलकुलेट करना है। तो आएगा क्या, आंसर क्या आएगा, 1/, इसको हम कैंसिल जब करेंगे तो ये 2 से 8 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 4 से 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 यानी कि 1 बचा सिर्फ। तो हमारी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आई वो क्या आएगी, +1, क्योंकि यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया +1। यहाँ पर आया था +6। अब ये +6 और +1 का मतलब क्या है, मतलब क्या समझ आता है आपको इस चीज़ से। इससे हम ये समझते हैं कि जो +6 है इसका मतलब ये है कि अगर हमारी कमोडिटी के प्राइस में 1% डिक्रीज़ होता है तो डिमांड में 6% इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह इसमें क्या होगा कि अगर हमारी कमोडिटी के प्राइस में 1% डिक्रीज़ होता है तो जो प्राइस है वो डिमांड जो है वो 1% इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। अब मैं इंक्रीज़ डिक्रीज़ कैसे बोल रही हूँ, देखो इसमें क्या हो रहा है, प्राइस हमारा फॉल हो रहा है, तो आप कैसे लिखोगे, जैसे कि 1% डिक्रीज़ इन द प्राइस विल लीड टू 6% increase in the
डिमांड। ठीक है, समझ आया। यहाँ पर आपको क्या करना है, 1% ही लिखना है पहले, साथ में डिक्रीज या इंक्रीज इस पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन में प्राइस डिक्रीज हो रहा था तो आप डिक्रीज लिखोगे। विल लीड टू द 6% इंक्रीज इन द डिमांड, प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो डिमांड तो इंक्रीज ही होगी। यहाँ तक समझ आया ना। इसी तरह इसका आप खुद से करके देखो, इसमें क्या होगा, प्राइस देखो बढ़ रहा है तो हम क्या लिखेंगे, 1% इंक्रीज, सबसे पहले 1% इंक्रीज। अब इससे क्या होगा, will lead 1% increase in what, 1% increase in price will lead to कितना, 1%। यहाँ पे क्योंकि 1 आया तो हम 1 ही लिखेंगे, यहाँ पे 6 था तो हमने 6 लिखा था, यहाँ पे 1 है तो 1 ही लिखेंगे। 1% डिक्रीज इन द डिमांड। ठीक है, इन दो न्यूमेरिकल्स के साथ ही आपका आज का ये वीडियो ख़त्म होता है। एंड आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी, क्योंकि इसके थ्रू, इन न्यूमेरिकल्स के थ्रू आपको क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, फॉर्मूला कैसे आपको यूज़ करना है। साथ ही साथ ये जो हमने वैल्यू निकाली है, यहाँ पर 6, यहाँ पर ये 1, इनका इंटरप्रिटेशन क्या है, इनका मतलब क्या है। तो मतलब आपने याद रखना है 1% डिक्रीज़ होगा या 1% इंक्रीज़ होगा प्राइस में। ये कैसे पता चलेगा डिक्रीज है इंक्रीज है, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। डिक्रीज हो रहा है तो आप डिक्रीज लिखोगे, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है तो आप इंक्रीज लिख दोगे। इससे क्या होगा, जितनी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की आपकी वैल्यू आई है उतना ही इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगा डिमांड में। आई होप आपको यहाँ ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी। अगर नहीं आई हैं तो आप कॉमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हो, आपका जो भी डाउट है, क्वेरी है, कन्फ्यूजन है। और अगर अच्छे से समझ आ गया तो जल्दी से प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कजिन्स के साथ, अपने भाई बहनों के साथ आज रक्षाबंधन पर शेयर भी कर देना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।